ये बंद कर दे, आवाज़ तो थोड़ी दिक्कत करेंगे। चालू कर दी, मैं कर देता हम हमारे टॉपिक को आगे और कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, कुछ सीखा भी होगा, ठीक है। और देखते हैं, 2-3 चीज़ें और हैं, उनको बताएंगे। उसके बाद हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। हमने 2 नियम पढ़े थे, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो नियम नंबर 1 पढ़ा था, फर्स्ट वाला नियम, उस फर्स्ट नियम में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई दर्पण होता है, चाहे बात अवतल दर्पण की हो या उत्तल दर्पण की बात हो, कोई सा भी दर्पण होगा, तो पहला नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये जो रेखा है ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में हम मुख्य अक्ष खींचेंगे और यहाँ पर फोकस बिंदु F यहाँ होगा, एक फोकस बिंदु F यहाँ होगा। अगर प्रकाश किरण फोकस बिंदु F पर आपतित हो, जैसे मैंने इस प्रकार से इस फोकस बिंदु F पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, इस पे आपतित हो रही है, इसके अंदर वाली काल्पनिक फोकस बिंदु पे। एक तो एक वास्तविक फोकस बिंदु होता है और एक काल्पनिक होता है। ऐसे मान लो इस दर्पण का मैं पूरा गोला बनाऊं तो इस तरफ बनेगा, न कि इस तरफ गोला नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो वास्तविक फोकस बिंदु तो इस तरफ होगा और ये वाला फोकस बिंदु काल्पनिक होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसा ही होता है। अगर मैं इस गोले को पूरा बनाऊं, इस प्रकार से पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो केंद्र बिंदु, तो ये इसका वक्रता केंद्र से यहाँ पे होगा, तो वास्तविक फोकस बिंदु ये होगा। और एक इसका बाहर की ओर फोकस बिंदु हम लेते हैं इतनी दूरी पर, वो उसका काल्पनिक फोकस बिंदु होता है। अब यहाँ पे प्रकाश किरण इस पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद में नियम नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अगर वही अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना करके वह फोकस बिंदु F से आपतित हो जाए, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा वही मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये आपतित प्रकाश की किरण है जो फोकस बिंदु F से आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि समांतर क्या चीज होती है, कि 2 रेखाएं समांतर कब होती है, 2 अक्ष समांतर कब होते हैं। हम ऐसे मान सकते हैं ये 2 रेखाएं हैं, दोनों समांतर है। समांतर होने का मतलब ये होता है कि किसी भी स्थिति पर, चाहे हम इन 2 बिंदुओं की बात करें यहाँ पे, चाहे 2 बिंदुओं की बात यहाँ करें, चाहे 2 बिंदुओं की बात यहाँ करें, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। ये 2 रेखाएं गुजर रही है तो उनके बीच की दूरी किसी भी बिंदु पर हम लें तो दूरी बराबर होती है, तो दोनों रेखाएं भी समांतर होती है। समांतर शब्द यहाँ काम में ले रहे हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि समांतर किस प्रकार से होती है, कि इनके बीच की दूरी, यहाँ के अगर बीच की दूरी का हम मापन करें और यहाँ के बीच की दूरी का मापन करें तो बीच की दूरी बराबर ही आती है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसी प्रकार से दूसरे दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण।
इसमें ये हम मुख्य अक्ष बनाएंगे, एक फोकस बिंदु F इधर होगा, एक फोकस बिंदु F इधर होगा। अब हमने यहाँ पे फोकस बिंदु F से आपकी करवाई थी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये वाला इधर आएगा ना, यहाँ पे देखो ये मुख्य अक्ष समांतर आ रही थी ना, तो ये मुख्य अक्ष समांतर आएगी, सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरे को, ये इस प्रकार से आएगी और ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, इस प्रकार से आएगी, यहाँ पे इस प्रकार से आएगी फोकस बिंदु F पे, और आपतित होगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से हो जाएगी, इसमें आएगा। ठीक है ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें लिख दी गलती से। देखो यहाँ पे क्या नियम नंबर 1 समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नियम नंबर 1 में मुख्य अक्ष समांतर आ रही है और फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत हो रही है। ये ऊपर की ओर क्यों गई, उसका मैंने कारण बताया था कि जो उत्तल दर्पण होते हैं वो प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, तो ये फैलेगी और ये क्या करेगी, फोकस बिंदु F पर फोकसित करवाएगी। ठीक है ना, ये बात आई समझ में आप लोगों को। जब जब उत्तल दर्पण की बात होगी और पहला नियम हम लगाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को लाएंगे ना, तो हमेशा फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत करवाएंगे। वैसे ही अवतल दर्पण में करवाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु F से वो गुजर जाएगी। ठीक है, हम बताएंगे प्रति में बनाएंगे ना, उस जगह इनका हम उपयोग करेंगे, इसलिए बार बार इन पर जोर दे करके हम इनको पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे फोकस बिंदु F से आ रही है, मुख्य अक्ष समांतर हो रही है, 2 नियम हमने कल पढ़ लिए थे। अब आज हम देखेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है, एक आसान सा नियम है। देखो इसका जो नियम नंबर 3, इसमें वही हम 2 दर्पण बनाएंगे। एक हमने बनाया, पहले हम अवतल बना लेते हैं ना, थोड़ा सुविधा के लिए समझ में अच्छा आएगा। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। एक हम बनाएंगे, ध्यान देना इधर मैं क्या बता रहा हूं, ये बनाएंगे उत्तल दर्पण। 2 हमने दर्पण बनाए, तो नियम नंबर 3 ये कहता है, ये बनाएंगे मुख्य अक्ष, ये फोकस बिंदु F है, एक फोकस बिंदु F इसका यहाँ हो जाएगा। तो नियम नंबर 3 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर किसी भी दर्पण पर, चाहे उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, कोई सा भी दर्पण, उसमें अगर वक्रता केंद्र C से, वक्रता केंद्र C से प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह उसी पथ पर गमन कर जाती है। जैसे आएगी तो यह उसी पथ पर यहां से परावर्तित होकर के बिल्कुल सीधी की सीधी ही इस पे ही चली जाएगी। ऐसा ही यहां पर होगा। यहां पे हम मुख्य अक्ष बनाएंगे इस प्रकार से, मुख्य अक्ष का एक फोकस बिंदु यहां बना दिया, एक फोकस बिंदु हमने यहां बना दिया, और इसका हम वक्रता केंद्र लें तो थोड़ा थोड़ा पास में ले लेते हैं ना, थोड़ा जगह कम है। ये फोकस बिंदु F इधर बना देते हैं और इसका फोकस बिंदु F यहाँ बना देते हैं, इसका वक्रता केंद्र C यहाँ बना देंगे, इसका वक्रता केंद्र C यहाँ बना देंगे। अब वक्रता केंद्र C पर इसका आप प्रकाश किरण का आपतन करवाएंगे, तो प्रकाश किरण का आपतन यहाँ से करवा देते हैं। ऐसे हम डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है, वक्रता केंद्र C पर इसका आपतन हो रहा है इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरण का आपतन हो रहा है, तो यह परावर्तित होकर इसी पथ पर वापिस गमन कर जाती है। परावर्तित होगी, ऐसा नहीं है कि परावर्त होकर थोड़ा इधर चली जाएगी इधर चली जाएगी, नहीं, जिस पथ से आएगी ना वह उसी पथ पर वापिस लौटेगी। कब? जब वक्रता केंद्र C पर प्रकाश की किरण का आपतन होगा। कल मैंने वक्रता केंद्र C के बारे में बताया था। वक्रता केंद्र C क्या होता है, किसी भी दर्पण का, कोई भी दर्पण होता है वो जिस गोले से बना हुआ होता है उस गोले का केंद्र बिंदु ही वक्रता केंद्र C कहलाता है। फोकस बिंदु F क्या होता है कि इस बिंदु को, जिसको बिंदु बताया था मैंने आपको, ध्रुव O,
यहाँ से और वक्रता केंद्र की जो कुल दूरी होती है उसकी आधी दूरी पर बिल्कुल मध्य में यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, उसको हम फोकस बिंदु F कहते हैं। मैंने बताया था उस दिन भी। चलो ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, समझना है, रटने की जरूरत नहीं है कि आपके दिमाग को रट लिया चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है किसी चीज को। वक्रता केंद्र C पर आपतन होगा तो वह उसी पथ पर वापिस गमन कर जाएगी, चाहे अवतल पर हो चाहे उत्तल पर हो। वक्रता केंद्र C पर आपतन होगा तो वह उसी पथ पर वापिस गमन कर जाएगी। इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रहेगा। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से दिखा रहे हैं इसको। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से दर्पणों पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी पथ पर गमन कर जाती है। उसी पथ पर गमन कर जाती है। जैसे ये आ रही है इस प्रकार से आएगी और परावर्तन के पश्चात वह उसी पथ पर गमन कर जाएगी। यहाँ से ये आ रही है और वह उसी पथ पर वापिस गमन कर जाती है। ये है हमारा नियम नंबर 3। ठीक है, नोट करो। चलिए देखो, ये तो हमारा जो नियम नंबर 3 पूरा हुआ। एक नियम और है, उसका उपयोग बहुत कम होता है, वो नियम नंबर 4 है। हम बता रहे हैं आपको। मेरे हिसाब से आप लोगों के 3 नियम अच्छे समझ में आए होंगे। और जैसे हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे नियम। देखिए, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में वही हम 2 दर्पण बनाएंगे। एक तो बनाएंगे अवतल दर्पण, ये बनाया हमने अवतल दर्पण। एक बनाएंगे हम वही उत्तल दर्पण। हमने 2 दर्पण बनाए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इन दोनों दर्पणों में हम एक मुख्य अक्ष बनाएंगे इस तरीके से, और इसका मुख्य अक्ष हम यहाँ बना देते हैं। दोनों मुख्य अक्ष बना दिए। इसमें क्या करेंगे, एक फोकस बिंदु F में डाल देंगे। इसका एक वक्रता केंद्र C यहाँ होता है, इसका फोकस बिंदु F में डाल देते हैं। वक्रता केंद्र C आगे बस कोई उपयोग नहीं होगा इसके अंदर, है ना, इसलिए हम वक्रता केंद्र C को इसके अंदर नहीं बनाएंगे। इसका एक फोकस बिंदु F यहाँ बना देते हैं और एक फोकस बिंदु F हम इसका इधर बना देते हैं। बना दिया। देखो, नियम नंबर 4 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के, ध्यान से सुनना भाई, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी दर्पण, चाहे अवतल हो चाहे वो उत्तल की बात करें, मुख्य अक्ष के साथ में, ये इसका मुख्य अक्ष है, लिख रहा हूं मैं, मुख्य अक्ष के साथ में कोई कोण बनाए, कुछ कोण बनाते हुए आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाती है। उतना ही कोण बनाती है, कहने का मतलब परावर्तन के बाद में जितना यहाँ कोण बनाएगी ना, उतना ही इधर आप जितना यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये वाली प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही मुख्य अक्ष के साथ में ये बनाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ
दर्पणों के ध्रुव पर आपतित होती है। ध्यान सुनना भाई, मैं क्या बता रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ दर्पणों पर आपतित होती है तो वह जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती है उतना ही मुख्य अक्ष के साथ परावर्तन होने के बाद बनाती है। समझ में आया? वैसा ही यहां पे हो रहा है। ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही मुख्य अक्ष के साथ परावर्तन होने के बाद बनाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। या 30 डिग्री तो कितना बनेगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा तो कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। तो यह है इसका नियम नंबर 4। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ आपतित होकर आपतन कोण बनाती है उतना ही, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ आपतित होकर आपतन कोण बनाती है उतना ही परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के साथ बनाती है। मुख्य अक्ष के साथ बनाती, ये नियम नंबर 4 हुआ। बस आसान से है, नोट कर। अब मेरे अनुसार तो चारों नियम आप लोगों को ठीक प्रकार समझ में आए भी होंगे, और कुछ शंकाएं हैं वो हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे ना, उसमें दूर हो जाएगी। हमने दर्पण 2 प्रकार के पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़े थे। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं वो सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उसको सीखेंगे। तो पहला काम है हमारा अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब, अवतल दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण, कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि किस प्रकार कौन कौन सी बातें बता रहे हैं। हमने कहा पढ़ी नहीं, या तो 9th में पढ़ी, हम पहली बार 10th में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा होगा हमारे दिमाग में। लेकिन जब एक बार इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाती है हमारे दिमाग में, बहुत अच्छी समझ आ जाती है इसके ऊपर। और ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसा चैप्टर है प्रकाश वाला कि जो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम, तो लगभग 80% कंपटीशन एग्जामों में अगर उसमें साइंस सम्मिलित है, विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, तो ये चीज आपको वहां भी दोबारा पढ़ने को मिलेगी। आपको बाद में विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे 11th में जाकर के आपने आर्ट्स ले लिया और आर्ट्स में लेने के बाद में चलो विज्ञान से छुटकारा मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आर्ट्स तो ले लिया आपने, बीए कर लिया, ठीक है ना, तो फिर भी आगे जाकर के जैसे मान लो आप लोग लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या कोई रेलवे संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको दोबारा से साइंस देखने को मिलेगी। और ये छोटे मोटे जो बिंदु हैं मैंने आपको बताए, इनको दोबारा वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जो सबसे आसान विषय है। समझ में आया तो सबसे आसान विषय, अगर समझ में नहीं आया तो सबसे कठिन विषय भी यही होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे।
पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। पहले अवतल दर्पणों से देखते हैं। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं कि जो उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पॉली से होती है। हमने बार बार अवतल दर्पण बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला क्या होता है कि यदि पहली स्थिति लेंगे कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, हम सबसे पहले वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, बहुत दूर रख देंगे वस्तु को, और उस वस्तु से अवतल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है, उस स्थिति को हम देखना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई अवतल दर्पण रख दें और वस्तु बहुत दूर है, जैसे सूर्य बहुत दूर है, चंद्रमा बहुत दूरी पर है, तारे बहुत दूरी पर है, तारे तो अनंत दूरी पर है, ऐसा मान लेते हैं। तो वहां से प्रकाश की किरण आएगी, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, अवतल दर्पणों से। इस बात को हम देख रहे हैं। हम यहां बनाएंगे अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया, इसका नाम लिख देंगे अवतल दर्पण। ये वही बनाएंगे, मैंने पहले बताया था। इसको लिखेंगे मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष लिख दिया। ये फोकस बिंदु F होता है, एक फोकस बिंदु F इधर होता है। ये ध्रुव O होता है। देखो यहाँ से और यहाँ तक की जितनी दूरी होती है ना, उतनी दूरी पर यहाँ से यहाँ तक ये फोकस बिंदु F इधर होता है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर कर दो, ये दोनों दूरियां बराबर होती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्थिति बना दी, ये अवतल दर्पण लगा दिया, एक मुख्य अक्ष खींच दिया। यदि वस्तु अनंत पर रखो, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रकाश किरण कहाँ से आएगी भाई, अनंत से ही आएगी, सीधी सी बात है। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश की किरण भी अनंत से ही दर्पण पर आपतित होगी। हर हमने नियमों में पढ़ा है, नियमों में यह पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। हमने भी इस बात को भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इधर से प्रकाश किरण आएगी तो फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण इधर से भी आए, इधर से भी आपतित हो अनंत, भाई वस्तु कितनी बड़ी भी हो सकती है। इधर मुख्य अक्ष के यहाँ ये काल्पनिक बिंदु तो मुख्य अक्ष है, यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो सकती है, तो यहाँ से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह भी मुख्य ये फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। मान लो कोई प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के साथ इस पर यहाँ पे आवे, इसी के साथ में मिल करके कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो वह भी परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से गुजर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वक्रता केंद्र C होगा, इधर वक्रता केंद्र C होगा। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो वह आपतन होने के बाद वह उसी पथ पर गमन कर जाती है। इस प्रकार से इस पथ पर आ रही थी तो इसी प्रकार से उसी पथ पर वापिस से परावर्तन होने के पश्चात लौट गई। तो इसमें हमने 2 नियम लगा दिए। एक तो नियम नंबर पहला लग रहा है। पहला नियम कैसे लग रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो फोकस बिंदु F से गुजर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। नियम नंबर एक लग रहा है यहाँ पे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 कैसे लग रहा है कि मुख्य अक्ष के साथ, ये देखो प्रकाश किरण अगर मान लो वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वह परावर्तन होने के पश्चात वह उसी पथ पर वापिस गमन कर जाती है। तो इस प्रकार से 2 नियम लगे, और 2 नियम लगाने के बाद में प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलती है, सब की सब 2 नियम लगाने के बाद में, 4 नियमों से 2 नियम लगा दो कोई से भी। अगर 2 नियम लगाने के बाद में प्रकाश की किरण जहाँ पे मिलेगी उस वस्तु का प्रतिबिंब उस स्थान पर बन जाएगा। यहाँ नियम नंबर 1 लगाया और नियम नंबर 3 लगाया। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर हम तो इन नियमों को नहीं लगाएंगे, हम तो दूसरा भी लगाएंगे और चौथा भी नियम लगाएंगे। क्या और नियम नहीं लगते कि इन पे? आप हाँ, नियम चारों लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 2 नियम लगाने हैं।
जहां दो नियम काम कर गए तो प्रतिबिंब वहीं पे हमको प्राप्त हो जाएगा। जहां प्रतिच्छेद करेगी प्रकाश किरण परावर्तित होकर के उसका प्रतिबिंब का निर्माण वहीं हो जाएगा। आपको चारों नियम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई से दो नियम लगा दो। यहाँ सुविधा के लिए मैंने दो नियम लगा दिए, पहला नियम और तीसरा नियम। अगर हम दूसरा नियम भी लगाएं तो यहाँ से प्रकाश किरण फोकस बिंदु F थोड़ी आ रहेगी, इधर से थोड़ी लेकर के आएंगे, वस्तु तो अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस स्थिति का। अब इसका प्रतिबिंब मैंने बताया था कहाँ बनेगा, जहां पर प्रकाश किरण आपस में आकर के मिलती है या फोकसित होती है। ध्यान से सुनना भाई, एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में आपको देगा यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आरेख बना करके प्राप्त करो। हिंदी में नहीं पूछेगा आपसे कि डेफिनेशन पूछ ली ये क्या है, आरेख बना करके प्राप्त करो। तो वहां पे आपको कोई दिमाग में कुछ नहीं आएगा, नियम याद है, ये जहाँ सिस्टम समझ में आया होगा तो या वहां घर जाकर काम कर सकते हो, घर पे पढ़ सकते हो या एग्जाम में जाकर के बना सकते हो। इसलिए ध्यान से समझना इन चीजों को। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु F से गुजार दी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आपती है तो फोकस बिंदु F से गुजार दी, दोनों आकर के मिल गई। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो वह उसी पथ पर वापिस से लौट जाएगी। यह आपतित हो रही है तो यहाँ से परावर्तन हुआ और यह उसी पथ पर गमन कर जाती है, लौट जाती है, एक ही बात है। तो यहाँ जाकर के सब मिलेगी तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण फोकस बिंदु F पर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो सुनो ध्यान से। प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखें, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, कैसा बनेगा। देखो पहली चीज तो यह है कि वस्तु चाहे अनंत पर रखी हो, वस्तु कितनी ही बड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब एक यहाँ पर बिंदु के रूप में बनेगा, क्योंकि एक बिंदु पर आकर के प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करती है या फोकसित होती है। तो यहाँ आकर के प्रकाश किरण मिलेगी तो यहाँ इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदुवत बनेगा, बिंदुवत बनेगा, वस्तु का आकार बिंदुवत बनेगा। ये किसकी बात हो रही है, आकार की बात हो रही है। स्थिति देख रहे हैं, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, आपको लिखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इसका आकार, आकार कैसा होगा, बिंदुवत, एक बिंदु के जैसा। और देखें कि जो प्रतिबिंब है अगर वो दर्पण से आगे की तरफ बनता है तो वास्तविक दर्पण होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और अगर अवतल दर्पणों से पीछे की तरफ जिधर परावर्तक पॉलिश हो रही है ना, अगर उस तरफ बनते हैं प्रतिबिंब तो आभासी होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अगर दर्पणों से आगे की ओर बनेंगे तो वास्तविक, अगर पीछे की ओर बनेंगे तो आभासी। यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं, फोकस बिंदु F पे दर्पण के आगे की ओर, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, ये बनेगा वास्तविक। एक और स्थिति का मूल्यांकन और करते हैं, एक और बात को देखते हैं कि ये बिंदुवत बनेगा लेकिन ये वस्तु की जैसे सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। कि अवतल दर्पणों में अगर वस्तु अनंत पर होती है तो वह प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा उल्टा होता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है, उल्टा। जैसे हम वस्तु को और पास में लेकर के आते जाएंगे, स्थिति को बार बार देखेंगे तो यहाँ आपको यहाँ अभी दिख नहीं रहा एक बिंदु के रूप में, लेकिन जैसे पास मिलाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ दिखाई देगा। इसलिए बिंदुवत बनता है लेकिन वो भी उल्टा बनता है, ये उल्टा बनेगा भाई। तो कितनी बात हुई, 1 2 और 3। बिंदुवत बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। तो ये किसकी बात हो गई, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर रखी हुई होती है। समझ में आया। तो इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है आप लोगों को, ठीक है। स्केल लायक, स्केल है तो स्केल की सहायता से बनाओ, ठीक है ना। चलो बनाओ। चलो इसमें एक देखो, ये प्रतिबिंब की स्थिति होती है ना, वो हम 4 चीजें देखते हैं, 4 चीजों के बारे में देखते हैं। पहली चीज देख ली अपन ने, कौन सी चीज देखी, बिंदुवत। दूसरा क्या देखा, वास्तविक। तीसरा क्या देखा, उल्टा। एक चौथी चीज और है, कहाँ बनेगा,
कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु F पर। तो इसको भी लिखेंगे, कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु F पर बनेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, मेन चीज तो ये, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, हम इसका उत्तर कैसे दे पाएंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यदि वस्तु अनंत पर अवतल दर्पण के आगे रख दी जाए, अवतल दर्पण के आगे वस्तु अनंत पर रख दी जाए, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? आरेख चित्र बना करके समझाइए। तो आपको आरेख चित्र बनाना है और आपको समझाना इस प्रकार से बनेगा। मेरे हिसाब से आगे की बात समझ में आप लोगों के